नमस्कारम। एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम एपीएफसी का जो 2012 के अंदर एग्जाम जो हुआ था उसको डिस्कस करेंगे और उसके अंदर जो ये क्वेश्चन पेपर है, इसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर जो 8 क्वेश्चंस हैं वो मैथ्स के हैं, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 9 से डिस्कशन शुरू करेंगे आज। तो आइए डिस्कशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, biome largest recognizable assemblage of animal and plant on earth is controlled mainly by। अभी ये कहता है कि बायोम के अंदर जो लार्जेस्ट रिकॉग्नाइजेबल असेंबलेंस है एनिमल्स की और प्लांट्स की ऑन अर्थ इज कंट्रोल्ड मेनली बाय, वो किससे कंट्रोल होती है? बायोलॉजिकल एक्टिविटी से, लैंडफॉर्म से, क्लाइमेट से, सॉइल से। तो 9th का आंसर हो जाएगा सी। क्लाइमेट से जो है वो बायोम सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। बायोम क्या होता है? बायोम एक मतलब कि लार्जेस्ट रिकॉग्नाइजेबल कम्युनिटी है एनिमल्स की, प्लांट्स की, जो कि हम अर्थ के ऊपर रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ प्रेजेंट हैं, मतलब कि एग्जिस्ट करती हैं चीजें। और इनको बायोम को जो स्पेसिफिकली कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं उनसे ये बहुत इफेक्ट करते हैं। तो उन क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर क्या आ जाएगा? टेम्परेचर आ जाएगा, हमारा प्रेसिपिटेशंस आ जाएंगे और चीजें आ जाएंगी। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि उससे फिर ये डिसाइड होगा कि यहाँ पे किस प्रकार की वेजिटेशन, किस प्रकार के एनिमल्स जो हैं वहां पे रहेंगे। तो जैसे मान लो अब थार मरुस्थल है, वहां पे मतलब कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो वहां पे उस तरह की वेजिटेशन होंगी। ठीक है। हमारे बायोम को कौन क्या कहते हैं मेनली इफेक्ट किससे कंट्रोल होता है? क्लाइमेट से। ठीक है, तो 9th का आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि क्लाइमेट से ही मतलब कि जो हमारा टेम्परेचर हो जाएगा, प्रेसिपिटेशंस हो जाएगा, उससे डिसाइड होगा कि डेजर्ट बनेंगी चीजें या ट्रॉपिकल होगा। इस तरह से हमें मतलब कि चीजों का पता चलेगा। तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो हैं उनसे कंट्रोल में होता है हमारा बायोम। तो 9th का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट इज नंबर 10 कहता है डिस्पाइट हैविंग ह्यूज कोल रिजर्व्स इन अवर कंट्री व्हाई डू वी इंपोर्ट मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कोल। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि इट इज पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट टू सेव इट्स ओन कोल रिजर्व्स फॉर फ्यूचर यूज एंड इंपोर्ट नाउ फ्रॉम अदर कंट्रीज फॉर प्रेजेंट यूज। नहीं, ये स्टेटमेंट मतलब नहीं है। ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि भाई कोल हमारे पास इतना ज्यादा है, उसके बावजूद भी हमें इंपोर्ट क्यों करना पड़ रहा है? तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है। ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसी गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है कि हम अभी फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव करें और बाद में उसका यूज करें। नहीं, most of the thermal plants in our country are coal based and they are unable to get sufficient coal supply from our coal mines। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट जो है ये ठीक है। हमारे जो थर्मल प्लांट्स हैं वो मोस्टली कोल के ऊपर बेस हैं और उनको हमें मतलब कि हमारा कोल जो है वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो उनकी पूर्ति कर सके। ठीक है, स्टील प्लांट्स रिक्वायर लार्ज क्वांटिटी ऑफ कुकिंग coal which we do not have। कुकिंग coal is to be imported from other countries। बिल्कुल, थर्ड स्टेटमेंट भी ठीक है। तो 10th का आंसर हो जाएगा 2 and 3, दिस इज बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, फॉर कैलकुलेटिंग बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई वेट ऑफ द पर्सन इन केजी इज डिवाइडेड बाय। हम जब हमारा बीएमआई निकालते हैं तो इसके अंदर पूछा गया है कि उसके कैलकुलेशन करने के लिए वेट ऑफ पर्सन को हम किससे डिवाइड करते हैं? स्क्वायर ऑफ द वेट, स्क्वायर ऑफ द हाइट, स्क्वायर रूट ऑफ द हाइट इन मीटर्स एंड विटामिन इनटेक। तो 11th का आंसर हो जाएगा बी, स्क्वायर ऑफ द हाइट इन मीटर्स। कि हमारी कोई भी हाइट कितनी है उसको मीटर्स के, तो बीएमआई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेट ऑफ द पर्सन, ठीक है, किलोग्राम्स के अंदर, कौन में जो हाइट होती है पर्सन की वो मीटर्स के अंदर उसका स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, तो बॉडी मास इंडेक्स का क्या हो जाएगा? वेट ऑफ द पर्सन इज डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द हाइट। दिस इज बी। 11th का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट इज, यहाँ पे ये स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और ये हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट्स ठीक है या गलत है या फिर उनकी करेक्ट एक्सप्लेनेशंस है, कैसे क्या कुछ है। तो स्टेटमेंट 1 कहती है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन इज करंटली मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सटर्नल मार्केट फोर्सेस देन द पावर प्ले बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। बिल्कुल, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है वो किससे इन्फ्लुएंस है?
वो इन्फ्लुएंस है बाय द एक्सटर्नल मार्केट फोर्सेस देन पावर प्लेड बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट 2 कहती है द फोर्सेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैव मेड कंपटीशन सो इम्पेरेटिव दैट यूनियंस एंड देयर टैक्टिक्स लाइक स्टॉपिंग प्रोडक्टिविटी नो मोर होल्ड गुड। बिल्कुल ये स्टेटमेंट जो है, जो ये इसका रीजन बता रहा है, इसकी एक्सप्लेनेशन है कि भाई कैसे जो है वो मार्केट होल्ड करती है, मार्केट फोर्सेस के साथ इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो हैं वो ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। तो उसकी एक्सप्लेनेशन है ये कि द फोर्सेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैव मेड competition so imperative that unions and their tactics like stopping productivity no more hold good। क्योंकि भाई ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट इतना हो गया है कि यूनियंस जो है वो पहले ये धमकियां दे देती थी ना कि भाई हम स्ट्राइक करेंगे, हम काम की प्रोडक्टिविटी बंद कर देंगे या हम ये कर देंगे, तो वो उतना अब उतना बेनिफिशियल नहीं रह गया ट्रेड यूनियंस के लिए। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ने कंपटीशन इतना ज्यादा कर दिया, एक नहीं करेगा तो दूसरा करेगा। ठीक है, तो ये इसकी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो 12th का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। स्टेटमेंट 1, एवरी स्टेट इन इंडिया हैज ए हाई कोर्ट इन इट्स स्टेट टेरिटरी। ये जो स्टेटमेंट है ये कह रहे हैं कि एवरी स्टेट इन इंडिया हैज ए हाई कोर्ट इन इट्स टेरिटरी। ये स्टेटमेंट गलत है। हर एक स्टेट के अंदर उसकी खुद की हाई कोर्ट नहीं है। जैसे अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर देखें तो असम हो गया हमारा, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम, इनकी जो हाई कोर्ट है, इनकी हाई कोर्ट कहाँ है? इनकी एक ही हाई कोर्ट है और वो कहाँ पे है? गुवाहाटी के अंदर है। ठीक है, और ऐसे ही हरियाणा एंड पंजाब की जो हाई कोर्ट है वो चंडीगढ़ के अंदर है। ठीक है, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो एवरी स्टेट इन इंडिया हैज ए हाई कोर्ट इन इट्स स्टेट टेरिटरी, ये स्टेटमेंट जो है वो तो गलत है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है? एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ईच स्टेट इज प्रोवाइडेड टू हैव ए हाई कोर्ट। बिल्कुल, कि हर एक स्टेट को एक पास एक हाई कोर्ट होना चाहिए, इज प्रोवाइडेड टू हैव ए हाई कोर्ट। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 जो है वो ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि डी कहता है यहाँ पे कि डी के अंदर आ जाएगा कि स्टेटमेंट 1 जो है वो फॉल्स है और स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट इज, देखिए अब यहाँ पे कह रहा है ना कि स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट इज 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है the directive principle of state policy enshrined in constitution aim at providing the social and economic base of a genuine democracy। बिल्कुल ये स्टेटमेंट जो है वो ठीक है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है डीपीएसपी जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है एंड उनका एम क्या है कि सोशल एंड इकोनॉमिक बेस ऑफ द जेन्युइन डेमोक्रेसी उसको प्रोवाइड करना। बिल्कुल ये स्टेटमेंट ठीक है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर मेयरली डायरेक्टिव विच द गवर्नमेंट हैज टू कीप इन माइंड व्हाइल फ्रेमिंग पॉलिसी एंड इज नॉट इन्फोर्सेबल दो थ्रू कोर्ट्स। बिल्कुल कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो क्या है कि जानते हैं जिनको गवर्नमेंट जो है अपने माइंड के अंदर रखे कि भाई हमें सोशल सोसाइटी को देखते हुए किस तरह की पॉलिसीज को फ्रेम करना है। ठीक है, और वो इन्फोर्सेबल नहीं है। जैसे फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे वो इन्फोर्सेबल हैं, उनको उनके लिए अगर वो कहीं कहीं पे इन्फोर्स नहीं किए जा रहे हैं तो उसके लिए हम कोर्ट्स में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, बट डीपीएसपी के लिए हम वहां पे डायरेक्ट ये इन्फोर्स नहीं करवा सकते। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो ये स्टेटमेंट 2 है ये फर्स्ट स्टेटमेंट की क्या है? एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये अलग अलग दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है पर ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्वेश्चन नंबर 14 का, कि both statements 1 and 2 are individually true but statement 2 is not the correct explanation of statement 1. Okay, question number 15. In order to produce electric power from a geothermal reservoir, temperature above 180 degree is required. बिल्कुल ये statement जो है वो ठीक है कि हमें किसी भी मतलब कि जियोथर्मल रिजर्वायर के लिए अगर हमें पावर प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए जो टेम्परेचर है वो 180 डिग्री से
अबोव होना जरूरी है। ओके, स्टेटमेंट 2 क्या कहता है? टू डिराइव स्टीम टरबाइन्स हाई टेम्परेचर स्टीम इज यूज्ड। बिल्कुल, स्टीम टरबाइन्स को चलाने के लिए हमें हाई टेम्परेचर स्टीम का यूज होता है। तो इसका क्या है कि स्टेटमेंट 1 को ये अच्छे से स्टेटमेंट 2 जो है वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों हमें 180 डिग्री टेम्परेचर कम से कम मतलब कि अबो उससे अबो होना चाहिए। ठीक है, तो 15th का आंसर हो जाएगा ए कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। नेक्स्ट इज ओके, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ इंडस्ट्रीज वर अमंग फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन इंडिया। कि फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रीज जो थी वो कौन कौन सी थी? टी, कॉटन, सुगर, जूट, सिल्क, कॉटन, कॉटन, जूट एंड कोल माइंस, सुगर, सिल्क एंड स्टील। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कॉटन, जूट एंड कोल माइंस। देखो, कॉटन जो है सबसे पहले उसको कहाँ पे हो गया था? बॉम्बे के अंदर उसकी फैक्ट्रीज लगी थी। जूट के लिए हम कोलकाता चले जाएंगे, कोलकाता के अंदर सब हमारा बहुत ज्यादा जूट प्रोड्यूस होता था। और कोल माइंस, कोल माइंस किस लिए? क्योंकि भाई स्टीम इंजन आए थे, ठीक है, उनके लिए। और रेल वगैरह के लिए जो हमारी रेल्स चलती थी ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें किसकी? कोल की तो जरूरत होती ही थी। ठीक है, तो इस इंडस्ट्री इसके लिए तो फर्स्ट इंडस्ट्रीज हमारी कौन सी हो जाएंगी? कॉटन, जूट एंड कोल माइंस। तो 16th का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 17, द रीजनल प्रोजेक्ट बाय नेम कासा 1000 Central Asia South Asia 1000 funded by World Bank pertains to the field of education of HIV AIDS, roads and building, electricity and eradication of illiteracy। तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी। कासा, कासा की फुल फॉर्म यहाँ पे बताई है कि सेंट्रल एशिया साउथ एशिया 1000। ठीक है, ये जो है कहाँ के ये जो वर्ल्ड बैंक ने ये कहाँ के लिए था? सेंट्रल एशिया एंड साउथ एशिया 1000 जो है ये क्या है? एंड ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रेड प्रोजेक्ट है ये। कहाँ पे? ठीक है, सेंट्रल एशिया 2000 और साउथ एशिया के अंदर आ जाएगा हमारा अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। ठीक है, तो सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में ये इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन का है? किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान, ये सेंट्रल एशिया के अंदर आ जाएंगे। और हमारा अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान जो है वो साउथ एशिया के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इन कंट्रीज के बीच में क्या है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी जहां पे सरप्लस होगा वहां से डेफिसिट एरिया के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर होगा। ठीक है, उसके लिए वर्ल्ड बैंक ने जो है इनको इधर हेल्प किया, फंड किया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो 2012 के अंदर पूछा गया था। अभी जो क्या है कि इसके अंदर इसका करंट स्टेटस जो है वो ये है कि किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के अंदर तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी की लाइंस जो हैं, जो हाई वोल्टेज जो लाइन है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं चीजें, बस लास्ट ट्रायल रहता है। और अफगानिस्तान जो है उसके अंदर अभी ये जो चीजें हैं वो ऑनगोइंग हैं। तो इसकी टारगेट डेट है कंप्लीशन की वो है 2027। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन एंड ट्रेड प्रोजेक्ट है। ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज आप इसका ध्यान रख लीजिएगा? किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, जिसमें हाई इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस एरिया को वो लो इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस एरिया को ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा डी कि कासा इज रीजनल प्रोजेक्ट है फंडेड बाय। तो किससे ये प्रोटेन करता है? दिस इज इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है द एंडेवर ऑफ जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना program is to promote institutional deliveries, provide monetary assistance to the mother to meet the cost of delivery, provide for wages lost due to pregnancy and confinement। नहीं, तो फर्स्ट जो टू स्टेटमेंट्स हैं promote institutional deliveries and provide monetary assistance to the mother to meet the cost of delivery, ये जो हैं ये जननी सुरक्षा योजना के अंदर आती हैं। और ये जो वेज लॉस है ये नहीं आता। जननी सुरक्षा योजना है ये कब शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी 2005 के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर क्या है कि ये पूरी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है।
सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स वो होती हैं जिनका पूरा जितनी भी खर्चा होता है, जितना भी रुपया लगता है, वो पूरा का पूरा जो है वो सेंटर की जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्पेशल फोकस किया गया है जो स्टेट्स जो है वो लैग कर रही हैं, जिसके अंदर क्या हो जाएगा हमारा यूपी, बिहार, झारखंड जैसे जो ये स्टेट्स हैं, इनके ऊपर स्पेशल फोकस किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ए। स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 3 इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, Kyoto Protocol, an agreement signed by various countries, is associated with international trade, deep sea oil and mineral exploration, clean environment and climate change, building common food stock to save human being from any natural disasters। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, क्लीन इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। क्लीन इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो कब 1997 के अंदर हमारा क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो आया था। क्योटो क्या है, क्योटो कहाँ पे स्थित है? क्योटो जो है वो एक सिटी है, कहाँ पे? जापान के अंदर। ठीक है, ठीक है, और ये एक यूएन फ्रेमवर्क। ठीक है, और ये क्योटो प्रोटोकॉल है, ये कब लिया गया था? यूएन फ्रेमवर्क के अंदर क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है हमारा, उसके अंदर इसको रिकॉग्नाइज किया गया था। ठीक है, ये एग्रीमेंट आया था। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या कहता है? क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो कुछ बाइंडिंग टारगेट्स हैं जो डेवलप्ड कंट्री के ऊपर ये लगाता है, जिससे कि किस चीज के लिए कि इमिशन ऑफ CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशंस है और अदर ग्रीन हाउस गैसेस के जो इमिशंस हैं उनके ऊपर रोक लगाई जा सके, उनके इमिशंस को कम किया जा सके। तो ठीक है, इसके जो टारगेट्स हैं वो बाइंडिंग है जो। ठीक है, तो ये जो प्रोटोकॉल है वो बाइंडिंग है कि ये हमें फॉलो करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो 19th का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, which of the following can be threats to the biodiversity of geographical area? ग्लोबल वार्मिंग बिल्कुल थ्रेट है, ग्लोबल वार्मिंग। फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट, बिल्कुल, अगर हमारा हैबिटेट्स जो है अगर वो टूटता है तो वो भी थ्रेट है। इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज, बिल्कुल, अगर कोई बाहर की स्पीसीज आ जाती है तो वो अंदर मतलब कि जो वहां की घर वाली जो जिनका होता है उनको खत्म कर देती हैं। प्रमोशन ऑफ वेजिटेरियनिज्म, ये नहीं है। वेजिटेरियनिज्म से कोई बायोडाइवर्सिटी ज्योग्राफिकल एरिया को जो है वो कोई ज्यादा थ्रेट नहीं है। तो 20th का आंसर हो जाएगा ए, ग्लोबल वार्मिंग, फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट एंड इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज। ठीक है, okay, next 21, vultures which were very common in our countryside a few years ago are rarely seen nowadays. This is attributed to one of the following: destructions of their nesting sites by new invasion species, नहीं, a drug used by cattle owners for treating their diseased cattle, बिल्कुल। ये जो है बी जो क्वेश्चन आंसर है, स्टेटमेंट बी जो है वो बिल्कुल ठीक है। मतलब कि जब पशु बीमार हो जाते थे तो उनके लिए एक दवाई है डाइक्लोफिनेक, वो यूज करते थे कैटल ओनर जो हैं। तो क्या है कि वो ये लेते थे, लेकिन उससे क्या है कि वल्चर्स क्या है, वो तो उनको खाते हैं ना, तो उनका तो फूड यही होता है कि भाई मरे हुए जानवर। तो जब वल्चर्स, ये जो जिन कैटल्स ने ये दवाई डाइक्लोफिनेक ले रखी थी, जब वो खाते थे तो वल्चर्स का क्या है कि वल्चर्स की किडनी फेल हो जाती थी। उससे क्या है कि वल्चर्स के लिए ये दवाई जो थी उन कैटल्स के खाना जो है वो उनके लिए फैटल होता जा गया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि इससे उनकी मतलब कि वो खत्म होते गए, और इससे क्या है कि उनकी जो स्ट्रेंथ थी, उनकी जो पॉपुलेशन थी वल्चर्स की, वो कम हो गई। ठीक है, तो उसके लिए कौन जिम्मेवार था? ड्रग, डाइक्लोफिनेक ड्रग है, उस ड्रग का नाम है डाइक्लोफिनेक। ठीक है, तो 21 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट इज हु वॉन द ग्लोबल बूट अवार्ड इन द रिसेंटली कंक्लूडेड UEFA यूरो 2012? देखो ये तो 2012 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका ठीक है। लेकिन अब अगर हम ये 2025 के अकॉर्डिंग अगर हम इस क्वेश्चन को अपडेट करते हैं तो इसका हो जाएगा लियोन मेसी जो है उनको ये जो है गोल्डन बूट अवार्ड मिला है। और ये गोल्डन बूट अवार्ड कौन से फील्ड के अंदर होता है? ये होता है हमारा फुटबॉल के अंदर, कि कौन सबसे ज्यादा गोल करता है उसको फुटबॉल के अंदर उसको ये अवार्ड मिलता है। ठीक है,
ओके, तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर ए है, पर अगर इसको हम अपडेट करते हैं तो इसके अंदर आ जाएगा लियोन मेसी। ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कंट्रीज हैज ओनली फेडरेशंस, कि इन यहाँ पे सिर्फ फेडरेशंस हैं, तो ये कौन सा सेट है कंट्रीज का। अब हम देखते हैं, आइए देखते हैं 23, न्यूजीलैंड, इंडिया, जिम्बाब्वे एंड अर्जेंटीना। देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया एंड ब्राजील। जो ये क्या है, ये कंट्रीज जो हैं वो ओनली फेडरेशंस हैं। ठीक है, फेडरेशंस क्या होती हैं? फेडरेशन वो होता है जिसके अंदर जो है कि शेयर होता है पावर का, कि कुछ सेंटर के अंदर पावर होती है, कुछ स्टेट के अंदर पावर होती है। इंडिया इज ऑल्सो ए फेडरेशन, की हमारे अंदर स्टेट के अंदर भी पावर है और सेंटर की अलग से है, लेकिन जब बात आती है तो सेंटर का जो है वो होल्ड स्ट्रॉन्ग रहता है, पर पावर हमारे पास अलग अलग है। तो ठीक है, इंडिया इज ए फेडरेशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, न्यूजीलैंड जो है ना वो फेडरेशन नहीं है। न्यूजीलैंड के अंदर क्या है, ये एक यूनिटरी जो है गवर्नमेंट है, यानी कि मतलब कि सारी की सारी जो चीजें हैं वो सेंटर से होती हैं। सेंटर जैसे जैसे डिसाइड करेगा कि यहाँ पे ये चीज होनी है, यहाँ पे ये चीज होनी है, वो होती है। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं है, सेंटर की जो गवर्नमेंट है वो ही वहां पे अपने एडमिनिस्ट्रेशन को भेजती है और वो अकॉर्डिंगली वहां पे काम करते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट ए जो है वो गलत हो जाएगी। ठीक है, तो बी जो है, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया एंड ब्राजील, ये जो है ये फेडरेशंस हैं। ठीक है, न्यूजीलैंड जो है वो एक यूनिटरी स्टेट है, मतलब कि ऑर्डर सारे जो हैं वो सेंटर से आते हैं। ठीक है, ओके, समझ में आ गया आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा बी, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया एंड ब्राजील। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, ये हमें मैच करना है। तो ये पर्सन्स हैं और ये कंपनी है। ठीक है, तो ये 24 का आंसर हो जाएगा सी, स्टीव जॉब्स हैं, उन्होंने क्या है, एप्पल बनाया है। शेरल सैंडबर्ग हैं, जो उन्होंने बनाया है फेसबुक। लैरी पेज जो हैं उन्होंने बनाया है गूगल। और रोज लेवर्सन जो हैं उन्होंने बनाया है याहू। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 25, ओके, ये बुक है और उनके अथर के नाम हैं दिए हुए हैं, ये हमें बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, जो राहुल द्रविड़, टाइमलेस स्टील जो है वो ग्रेग चैपल ने लिखी है। ठीक है, एंड आशीष समर जो है भी वो किसने है, वो स्टीव वॉग एंड नसीर हुसैन ने लिखी है। सचिन हंड्रेड्स नाउ, ये लिखी है हमारे इन्होंने कृष्ण स्वामी जी ने। एंड ओपनिंग अप माय बायोग्राफी, ये जो है वो लिखी है मिक एथरसन ने। ठीक है, तो 25 आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट इज, ये क्वेश्चन है कि व्हाई वाज जस्टिस दलवीर भंडारी इन द न्यूज रिसेंटली। मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि ये 2012 का क्वेश्चन है। तो उस टाइम पे ही वाज इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो उस टाइम पे वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर जो है वो चूज किया, इलेक्ट हुए थे, तो इसलिए वो न्यूज में थे। एट प्रेजेंट कौन क्या हो रहा है यूएन के अंदर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर कौन किसका चेयरमैन प्रेसिडेंट बन रहा है, उनसे प्लीज आप गो थ्रू रहिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 26 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 27 को 27 के अंदर जो है मैच करनी है ये लिस्ट। ठीक है, तो क्या है कि ये जो क्वेश्चन है ये ड्रॉप हो गया था, दिस क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड। ठीक है, okay, question number next question is, a cultivator has about 2 hectare of rain fed land without irrigation facilities, which type of crop would he like to grow? okay, कि भाई 2 हेक्टेयर की लैंड है, वहां पे क्या है, रेन फेड जो है, जहाँ पे इरिगेशन की कोई फैसिलिटी है नहीं, जितना भी अगर बारिश आ गई तो ही कुछ हो जाएगा, तो वो कौन सी फसल जो है वो उगाएगा। देखो, ज्वार कौन सी दे रखी है, ज्वार, कॉटन, अरहर, पोटैटोज। आप देखिए पोटैटोज जो हैं उनके लिए हमें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, वाटर की। ठीक है, तो ये तो नहीं होगी। 4 को अगर हम निकाल देते हैं तो फर्स्ट तो नहीं होएगा। अब बारी आती है 1 2 3,
जो जवार, कॉटन एंड अरहर। तो इसका आंसर हो जाएगा जो कॉटन है उसके लिए भी देखो हमें बारिश की पानी की जरूरत तो होती है, इरिगेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए, ठीक है, तो ये भी नहीं होएगा। तो बच गया कौन सा, जवार और अरहर, मिलेट्स जो है ये, उसके लिए हमें क्या है कि कम पानी की जरूरत होती है, ठीक है, इरिगेशन की इतनी ज्यादा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट इज list 1 with list 2 and select the correct answers using the code given below. list 1 and list 2, बक्सा टाइगर रिजर्व, ओके, कहाँ पे है, पेरियार टाइगर रिजर्व, सरिस्का नेशनल पार्क एंड वाइल्ड एस सेंचुरी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं सरिस्का नेशनल पार्क जो है वो हमारा होता है राजस्थान के अंदर। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं सरिस्का नेशनल पार्क हो जाएगा हमारा राजस्थान के अंदर, मैच करते हैं तो, ठीक है। पेरियार टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे है, ये केरला के अंदर है। तो बी का आंसर 4, सी का आंसर 1। अगर हमें ये दो पता है तो हम मतलब कि ये कि इन दोनों में से होगा, इन दोनों के अंदर है। अब हमें ए का और डी का पता होना चाहिए, ठीक है। तो बक्सा टाइगर रिजर्व, बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, दिस इज इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। बक्सा टाइगर रिजर्व है हमारा वेस्ट बंगाल के अंदर। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फिर कौन सा बचा है, एक ही बचा है, दैट इज गुजरात, ठीक है। तो 29 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट रेड सोइल। रेड सोइल के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है, इट इज रिच इन ह्यूम्स, इट इज रिच इन पोटैश, इट इज रिच इन आयरन कंपाउंड्स, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम वोल्केनिक ओरिजिन। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा सी, जो रेड सोइल होती है उसके अंदर आयरन की जो कंपाउंड है वो ज्यादा होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा सी, रेड सोइल जो है उसके अंदर आयरन कंपाउंड्स ज्यादा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, गन मेटल, गन मेटल जो है इज एन अलॉय ऑफ, गन मेटल किसका अलॉय है, कॉपर, टीन, जिंक, एल्यूमिनियम, टीन, स्टील, कॉपर, स्टील, जिंक, एल्यूमिनियम, टीन एंड जिंक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कॉपर, टीन एंड जिंक। गन मेटल जो है वो किसका अलॉय है, कॉपर, टीन एंड जिंक का। गन मेटल क्या होता है, गन मेटल इज ए टाइप ऑफ ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज का एक टाइप है गन मेटल, ठीक है। तो इसे किसका अलॉय है, कॉपर का, टीन का एंड जिंक का। तो 31 का आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि गन मेटल जो है ये एक टाइप ऑफ ब्रॉन्ज ही है, ठीक है। और ये किसका अलॉय है, ये मैं आपको बता रही हूँ, ए आंसर हो जाएगा इसका, कॉपर, टीन एंड जिंक का। गन मेटल क्या है, गन मेटल का हमारा हिस्ट्री मतलब कि हिस्टोरिकली जो पुराने टाइम में किस चीज के अंदर यूज करते थे हम, कैनन्स बनाने के लिए, गन पाउडर बनाने के लिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि आर्टिलरी के अंदर इसका यूज होता था। रीजन बीइंग कि ये स्ट्रॉन्ग था, हाई टेम्परेचर को भी विथस्टैंड कर लेता था और प्रेशर को भी विथस्टैंड कर लेता था, और इसके रस्टिंग वगैरह नहीं होती थी, मतलब कि बहुत कम होती थी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस था ये रस्टिंग से, तो इसलिए क्या है, गन मेटल का यूज किया जाता था। किसका अलॉय है ये, मैं आपको फिर से याद कर कीजिए इसको, कॉपर, टीन एंड जिंक का। इट्स ए टाइप ऑफ ब्रॉन्ज। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट इज, if the electric resistance of a typical substance suddenly drops to zero, then the substance is called सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, सुपर कंडक्टर और सुपर सेमीकंडक्टर। देखिए अगर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो है किसी चीज का, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, करंट फ्लो कर रहा है, और वहां पे अगर रेजिस्टेंस जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है, तो वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा, वो सब्सटेंस हो जाएगा सुपर कंडक्टर। तो आंसर हो जाएगा 32 का सी। नेक्स्ट इज, द मटेरियल यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक फ्यूज इज एन अलॉय ऑफ टीन एंड लेड। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज के अंदर जो हम मटेरियल यूज करते हैं वो होता है टीन और लेड का। दिस अलॉय शुड हैव, क्या होना चाहिए, देखिए अगर हम फ्यूज एज ए फ्यूज यूज करते हैं तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड अगर देखिए हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, कि भाई अगर हमें कोई मटेरियल हमें इलेक्ट्रिक फ्यूज के लिए बनाना है तो उसका क्या होना चाहिए, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो तो लो होना चाहिए, और उसके अंदर जो है रेजिस्टेंस जो है वो हाई होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा ए, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। ओके, क्वेश्चन वर्ड एफटीपी स्टैंड फॉर, एफटीपी स्टैंड्स फॉर दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा डी,
ओके, क्वेश्चन नंबर 35, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। 35 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन हम किसको कहते हैं? मॉनिटर, अर्थमेटिक, लॉजिक, एएलयू, कंट्रोल यूनिट या फिर सीपीयू। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। कंप्यूटर ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है हमारा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 37, ए टेक्निक इन विच डेटा इज रिटन टू डुप्लीकेट डिस्क साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड मिररिंग, मल्टीप्लेक्सिंग, डुप्लीकेटिंग या फिर कॉपिंग। मतलब कि क्या होता है कि दो डिस्क रखी हुई हैं, दोनों के ऊपर साइमल्टेनियसली एक साथ ही डाटा जो है वो कॉपी हो रहा है, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे मिररिंग। ठीक है, को हम क्या बोल देंगे? रिडेंडेंसी। मतलब कि एक जो चीज है वो दूसरी जगह भी यूं के यूं हमारी कॉपी हो रही है। इसका यूज क्या होता था? मान लो कि अगर एक जो चीज है वो खराब हो गई है या वो हमसे मिसप्लेस हो गई या कुछ भी हो गया है, तो दूसरी जो चीज दूसरी जगह पे जो ये सेम डाटा कॉपी हुआ है उसको हम यूज कर लेंगे। ठीक है, तो एक टेक्निक जहाँ पे डाटा जो है वो डुप्लीकेट डिस्क के अंदर साथ के साथ लिखा जाता है उसको बोलेंगे हम मिररिंग। मिररिंग इसीलिए करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, e-waste refers to the file that are deleted and enter the waste bin folder in computer, the temporary files folder, links etc that are rarely used in computer, the electronic products such as mobile PC etc that are disposed of after their useful life, and a portal that offers service for collecting household waste। ठीक है, तो ई वेस्ट क्या हो जाएगा? सी। 38 का आंसर हो जाएगा सी। ई वेस्ट हमारा क्या हो जाता है कि भाई हमारे मोबाइल फोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, हार्ड डिस्क हैं। ठीक है, ये हमारे जो गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, वो उनके मतलब एक टाइम के बाद जब वो खराब हो जाते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ही हो जाता है, तो उसको बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, कैड स्टैंड फॉर, दिस इज कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन, कोडेड एल्गोरिथम इन डिजाइन, कोडेड एड्रेसेबल डिजाइन। तो इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कैड इज कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो 39 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट इज, यहाँ पे पूछा गया कि कंट्रीब्यूशन और कंट्रीब्यूटर हैं और इनको हमें पेयर को मैच करना है। तो क्वेश्चन नंबर 40 है, इसके अंदर है इंडस्ट्रियल वेलफेयर मूवमेंट, ह्यूमन रिलेशन, थॉट, कंसेप्ट ऑफ थर्ड फोर्स, अहमदाबाद एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है हमारा डी। इंडस्ट्रियल वेलफेयर मूवमेंट जो है उनको किसने किया था? इंडस्ट्रियल वेलफेयर मूवमेंट जो है वो की थी रॉबर्ट ओवन ने। इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडस्ट्रियल वेलफेयर मूवमेंट। ओके, ह्यूमन रिलेशन थॉट्स जो है वो किसके द्वारा है? ये है एल्टन मायो ने। इन्होंने एम्फेसाइज किया था कि भाई वर्कर्स की साइकोलॉजिकल और फिजिकल नीड्स होती हैं, नहीं सोशल एंड साइकोलॉजिकल लॉजिकल नीड्स भी होती हैं वर्कर्स की, उनके बारे में एम्फेसिस किया था। किन्होंने? एल्टन मायो ने। ठीक है, तो ह्यूमन रिलेशन थॉट्स किसके बारे में आ जाएगा? एल्टन मायो का। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ थर्ड फोर्स, ये जो थर्ड है ये किसने दिया था? फिर कंसेप्ट ऑफ थर्ड फोर्स ये चार्ल्स मेयर ने। कि इसका क्या था कि पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट अप्रोच। ठीक है, अहमदाबाद एक्सपेरिमेंट, ये क्या हो जाएगा? अहमदाबाद के ए के राइस। ठीक है, डी का आंसर हो जाएगा 2। ये क्या था? इंडिया के अंदर अहमदाबाद, ये अहमदाबाद इंडिया के अंदर है ना, गुजरात के अंदर। तो वहां पे ये ए के राइस के अंदर क्या था? एक्सपेरिमेंट हुआ था, किसके लिए? इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी एंड कोऑपरेटिव मैनेजमेंट। ठीक है, तो अहमदाबाद एक्सपेरिमेंट क्या है? इंडिया के अंदर हुआ था, किस ए के राइस के द्वारा। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूटर ये हैं, तो किस लिए? कि भाई इंडस्ट्रीज के अंदर भी है, डेमोक्रेसी होनी चाहिए इंडस्ट्रीज के अंदर और वहां पे कोऑपरेशन भी होना चाहिए। ठीक है, तो कोऑपरेटिव मैनेजमेंट के लिए। तो 40th का आंसर हो जाएगा डी।
ये हैं सारे इंडस्ट्रियल वेलफेयर मूवमेंट। दिस इज रॉबर्ट ओवन। ह्यूमन रिलेशन थॉट्स क्या आ जाएगा, एल्टन मायो। ठीक है, इन्होंने एम्फेसाइज किया था कि भी सोशल और साइकोलॉजिकल नीड्स भी होती हैं ह्यूमंस की। कंसेप्ट ऑफ थर्ड फोर्स, इसके अंदर क्या था कि पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट अप्रोच। ठीक है, कि मैनेजमेंट की पार्टिसिपेटरी अप्रोच रहनी चाहिए। इसको किसने कंट्रीब्यूट किया था, चार्ल्स ए मायर्स ने। और अहमदाबाद एक्सपेरिमेंट इज ए के राइस। तो 40th का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट इज, हमें इस पेयर को भी मैच करना है। तो फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर 1961, तो इसके चेयरपर्सन कौन थे, फर्स्ट नेबल कमिश्नर के थे पीबी गजेंद्र गडकर। तो एक आंसर हो जाएगा, एक से मैच हो जाएगा 3। तो 3 यहाँ पे मैच हो रहा है, एक तो ए के अंदर और एक सी के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम बारी करते हैं सी देखते हैं। सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर, सेकंड नेशनल कमीशन जो थे उसके थे हमारे ये रविंद्र वर्मा। तो अब यहाँ पे सी का अगर हम देखते हैं तो 2, तो आंसर हमारा निकल जाएगा ए। अब बाकी देख लेते हैं भी, वेज बोर्ड फॉर वर्किंग जर्नलिस्ट 2009, इसके कौन थे, जी आर मजीद थे यहाँ। तो बी का आंसर हो जाएगा 4। एंड इंडेक्स रिव्यू कमेटी 2009 डी। फिर इनका एक ही बचा है 1 जी के चढ़ना। तो 41 का आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड बाय द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि नॉट कवर्ड किसके अंदर, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के अंदर। ठीक है, पेंशन प्रोविडेंट फंड, डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस और इंजरी कंपनसेशन। तो इसके अंदर कौन सा नहीं आएगा, पेंशंस भी आएगी, प्रोविडेंट फंड भी आएगा, डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस और इंजरी कंपनसेशन के में से क्या आ जाएगा हमारा 42 का आंसर हो जाएगा डी। हमें इंजरी कोई कंपनसेशन नहीं है, ये हमें इंश्योरेंस एक्ट, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है, उसके अंदर हमें इंजरी कंपनसेशन मिलता है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के अंदर नहीं मिलता है। ठीक है, तो 42 का आंसर हो जाएगा डी। 43, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 इज ट्रू। कौन सी ट्रू है, इट इज नॉट ए सोशल सिक्योरिटी एक्ट, इट इज ए सोशल सिक्योरिटी एक्ट। तो ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। इट्स नेम हैज बीन चेंज टू द एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट in 2009. It provided maximum compensation in the event of death. It doesn't provide compensation for occupied disease. ठीक है, its name has been changed to the Employee Compensation Act 2009. It provide maximum compensation in the event of death. जरूरी नहीं है कि हमेशा डेथ के टाइम पे ही सबसे ज्यादा कंपनसेशन मिले। ठीक है, स्टैट्यूटरी फॉर्मूला रहेगा कि कंपनसेशन देना है, किस टाइम पे देना है, उस हिसाब से कंपनसेशन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भाई डेथ हो गई है तो मिला। कई बार पार्शियल डिसेबिलिटी पे या फिर वहां पे वर्क टाइम के टाइम पे एक्सीडेंट हो जाता है और बहुत ज्यादा चोट लग जाती है, उस टाइम पे क्या पता और ज्यादा जो है कंपनसेशन मिल जाए। ठीक है, तो इट डजंट प्रोवाइड कंपनसेशन फॉर ऑक्यूपेशनल डिजीज। यस इट इज प्रोवाइड, ये प्रोवाइड करता है, क्योंकि नाम ही जब कंपनसेशन हो गया तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक नहीं है। तो सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट जो ठीक है, इट नेम हैज बीन चेंज टू द एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 2009। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन इज कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन। कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन इनमें से कौन सा है, द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, द एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट। 44 का आंसर हो जाएगा बी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट इज, what is the maximum limit of gratuity payable under the payment of gratuity act 1972? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 10 लाख रुपीस जो है उसकी ग्रेट्युटी जो है वो मैक्सिमम है पेबल अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 46, in which part of the Indian constitution worker participation in management has been incorporated? constitution के किसके अंदर है, तो ये आ जाएगा हमारा 46 के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 43 बी के अंदर जो है वो है कि वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए मैनेजमेंट के अंदर। तो 46 का आंसर हो जाएगा सी। आर्टिकल कौन सा है, 43 बी, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर कहा गया है ये। ठीक है, नेक्स्ट इज, देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अर्लीस्ट टू
टू बी कंस्टिट्यूटेड। सबसे पहले कौन बना था? देखिए, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया बनी थी 1966 के अंदर, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया 1961, नाम न्यूज इन नेटवर्क 2005, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1947। तो 47 का आंसर हो जाएगा डी, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है वो अर्लीस्ट है कंस्टिट्यूटेड। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इंडस्ट्रियल पॉलिसी सिंस 1991 के अंदर से कौन से स्टेटमेंट जो है वो ठीक है? ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। ओनली 5 इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक एंड environment concern require industrial license and investor need not file an industrial entrepreneurship memorandum, ये गलत है। There is no reservation of products for production in small scale sector, ऐसा भी नहीं है। The number of industries reserved for public sector has been enhanced, ऐसा भी नहीं है। तो इसके 48 का आंसर हो जाएगा ए, ओनली 5 इंडस्ट्रीज जो है रिलेटेड टू सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक एंड एनवायरमेंट कंसर्न, उनको हमें इंडस्ट्रियल लाइसेंस की जो है वो जरूरत पड़ती है। तो 48 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 49, द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड रूपी सिंबल इज बेस्ड ऑन। अब देखिए, ये 2012 के अंदर क्वेश्चन पूछा है कि द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड रूपी सिंबल इज बेस्ड ऑन रोमन एंड ग्रीक स्क्रिप्ट, पर्शियन एंड द्रविडियन स्क्रिप्ट, रोमन एंड देवनागरी स्क्रिप्ट, ग्रीक एंड देवनागरी स्क्रिप्ट। तो 49 का आंसर हो जाएगा सी, रोमन एंड देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर जो है वो हमारा, जैसे ये ऐसे वो रूपी ऐसे आता है ना एक सिक्के के ऊपर, ठीक है, तो जो तो रोमन और देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर जो ये है हमारा सिंबल जो है वो रूपी का, वो इंट्रोड्यूस किया। और ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? डी उदय कुमार जो हैं, उन्होंने ये सिंबल जो है वो बनाया था, डिजाइन किया था, डिजाइन्ड बाय डी उदय कुमार। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा रोमन एंड देवनागरी स्क्रिप्ट। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 50, which one of the following institution was not set up by the Constitution of India? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, प्लानिंग कमीशन, यूनियन जुडिशरी। तो जो है कि किसने सेटअप नहीं किया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्लानिंग कमीशन। वो हमारा आर्टिकल यूपीएससी के हो जाता है आर्टिकल 315 से 123 तक। ठीक है, इलेक्शन कमीशन जो है आर्टिकल 324, यूनियन जुडिशरी जो है हमारा आर्टिकल 124 से 147 तक। ठीक है, तो रह गया कौन सा? प्लानिंग कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा सेटअप नहीं है। तो 50th का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट aims at enhancing livelihood security in rural areas of India by providing at least 100 days of guaranteed employment in a financial year to able adults in the information technology sector, days of guaranteed wages employment in a financial year to adult member of a rural household, meals to children of rural household in one financial year, employees for rural development scheme in a financial year। ठीक है, तो यहाँ पे 51 का आंसर हो जाएगा बी, डेज ऑफ गारंटीड वेजेस एम्प्लॉयमेंट इन ए फाइनेंशियल ईयर ऑफ अडल्ट मेंबर इन ए रूरल हाउस होल्ड की भाई 100 दिन तो उनको काम मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, एटलीस्ट 100 डेज। ठीक है, तो 51 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट इज ओके, वन ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम एम्स टू हेल्प बिल्ड एंड अपग्रेड ड्वेलिंग यूनिट्स ऑफ बिलो द पॉवर्टी लाइन, बिलो द पॉवर्टी लाइन रूरल फैमिलीज। तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, जवाहर रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। तो 52 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, ये जो है इंदिरा आवास योजना के अंदर, इसके अंदर क्या हो जाएगा? हमारे SC ST बिलो पॉवर्टी लाइन के जो पीपल हैं वो, और जिन बॉन्डेड लेबर हो गए और माइनॉरिटीज। ठीक है, इन लोगों को क्या है, इन लोगों को ये क्या है, गवर्नमेंट हेल्प मिलेगी अपने जो घर बनाने के लिए और उन सब चीजों के लिए। तो ये क्या हो जाएगी? इंदिरा गांधी आवास योजना। अब आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ये जो इंदिरा गांधी आवास योजना है, इसको किसके अंदर मर्ज कर दिया गया है? प्रधानमंत्री
ठीक है, इसको अब इंदिरा आवास योजना को मर्ज कर दिया गया है, मर्ज्ड विद दिस। किस कब 2016 के अंदर इसको मर्ज किया गया, ठीक है, 2016 के अंदर, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना जो है 2016 के अंदर इंदिरा आवास योजना को उसके साथ मर्ज कर दिया गया है, तो 52 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 53। The following provisions, projection of monuments and places and object of national importance is a fundamental right guaranteed by the Constitution of India, directive principle of state policy of the Constitution of India, fundamental duty laid down by the Constitution of India, presidential order in accordance with the Constitution of India। तो 53 का आंसर हो जाएगा डी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर हमारी बारी आती है कि प्रोजेक्शंस ऑफ मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है, प्रोटेक्शन करना उनकी, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस किसके अंदर आता है, वो हमारा डीपीएसपी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज 54। द सेवंथ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग, ठीक है, सेवंथ शेड्यूल किसके बारे में बात करता है, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 को। शेड्यूल लैंग्वेज, शेड्यूल लैंग्वेज तो आती है 8 शेड्यूल के अंदर, ठीक है। ओथ एंड अफर्मेशंस जो हैं ये हमारी आ जाती हैं 3rd शेड्यूल के अंदर। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ये 5th एंड 6th शेड्यूल के अंदर आ जाता है। बच गया क्या, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट जो है वो हमारे 7th शेड्यूल के अंदर आती हैं, तो 54 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट इज 55। The midday meal scheme was launched in 1995 with the aim to enhance enrollment, retention and attention of primary school children। बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट। improve the nutritional status of the primary school children, बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी ठीक है। improve the habit of reading among rural household, यहाँ पे बात आ रही है रूरल हाउस होल्ड की, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मिड डे मील स्कीम्स जो है वो तो स्कूल्स के अंदर का प्रोग्राम था कि बच्चों को दिन के टाइम वहां पे खाना खिलाना, तो यहाँ पे हाउस होल्ड का कोई सीन नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। इंक्रीज द यूज ऑफ टिफिन बॉक्स अमंग प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन, नहीं, स्कूल के अंदर ही खाना अगर बनेगा तो टिफिन का जो यूज है वो कैसे होगा, तो 55 का आंसर हो जाएगा ए 1 and 2। नेक्स्ट इज the President of India is elected by the member of electoral college consisting of elected members of both house of the parliament, the legislative assembly of the state, union councils of minister, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि प्रेसिडेंट जो है इंडिया के वो इलेक्ट होते हैं कैसे, इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 50। दोनों हाउस के जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होंगे वो और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो मेंबर होंगे वो, ओके। अच्छा, इसके अंदर जो ये इलेक्टेड होता है ना, तो इसके अंदर क्या होता है, एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं ना, चाहे वो पार्लियामेंट के हों या फिर स्टेट असेंबलीज के हों, स्टेट लेजिस्लेचर के हों, वो क्या होंगे, वो एक्सक्लूड रहेंगे, वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होएगा उसके अंदर नॉमिनेटेड मेंबर चाहे वो पार्लियामेंट के हों चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर हो, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। बाकी बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर होंगे, वो जो है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के अंदर अपना वोट डालेंगे, तो 56 का आंसर हो जाएगा सी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज 57। The responsibility of preparation of electoral roll in India rests with electoral rolls की कौन उसको प्रिपेयर करेगा, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्वियसली द इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है ये तो 56 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट इज 58। At the time of becoming the prime minister of our country, एक प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मतलब कि कौन कौन सी जो है वो क्राइटेरिया होना चाहिए, मस्ट बी ए मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इफ नॉट मस्ट बिकम ए मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस विद इन 6 months, बिल्कुल ये स्टेटमेंट ठीक है, या तो किसी मेंबर की कोई सी भी हाउस का जो है वो मेंबर हो, और अगर वो मेंबर नहीं है तो उन्हें विद इन 6 months के अंदर उन्हें किसी न किसी हाउस का मेंबर बनना पड़ता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। नीड नॉट नेसेसरी बी ए मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट,
बट मस्ट गेट इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ लोकसभा विद इन 6 मंथ। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। ये कह रहे हैं कि लोकसभा, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों हाउस में से किसी के भी हो सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। मस्ट बी ए मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट प्रियर टू अपॉइंटमेंट, ऐसा भी नहीं है। मस्ट बी मेंबर ऑफ द राज्यसभा, ऐसा भी नहीं है। तो 56 का आंसर 58 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 59। यहाँ पे पूछा गया कि कमीशंस हैं और चेयरपर्सन है। सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशंस जो है उसके वो किसके अंदर थे? सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशंस हैं वो है एम वीरप्पा मोइली। ठीक है, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ये कब था? इस्टेब्लिश हुआ था 2005 के अंदर। ठीक है, और एम वीरप्पा मोइली जो थे वो इसके चेयरपर्सन थे। ठीक है, कि भाई हमें इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर किन चीजों को रिव्यू किया था, किन चीजों के अमेंडमेंट की रिकमेंडेशंस मांगी थी कि हमें और क्या चीजों को ठीक करने की जरूरत है। तो ठीक है, इनके चेयरपर्सन थे एम वीरप्पा मोइली। कब कॉन्स्टिट्यूट इस्टेब्लिश हुआ था? ये 2005 के अंदर। ठीक है, हमारी आती है सेकंड कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन। ठीक है, तो सेकंड कमीशन ऑन सेंट्रल स्टेट रिलेशन के चेयरपर्सन कौन थे? ये थे जस्टिस मदन मोहन पोची। ठीक है, जस्टिस मदन मोहन पोची। तो बी का आंसर हो जाएगा 3। एक आंसर हो गया, वो आंसर तो इसका 59 का आंसर हो जाएगा ए। यहाँ से पता चल गया। चलो हम देख लेते हैं 13th फाइनेंस कमीशन। 13th फाइनेंस कमीशन कौन थे? विजय केलकर। ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 2013 के अंदर। 2013 के अंदर। ठीक है, विजय केलकर जो है। इसके बाद आते हैं नेशनल कमीशन फॉर द रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इनके चेयरमैन थे जस्टिस एम.एन. वेंकटाचार्य। ठीक है, तो ये कब हुआ था? ये कंस्टिट्यूट हुआ था 2000 के अंदर। ठीक है, कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें क्या कुछ अमेंडमेंट करने हैं, कौन सी चीजें हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन से हटाना है, उन सब चीजों के रिव्यू के लिए ये किसके इसके चेयरपर्सन कौन थे? जस्टिस एम.एन. वेंकटाचार्य। तो 59 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज द कॉमन टू सरदार हुकम सिंह, जगजीवन राम, इंद्रजीत गुप्ता, सोमनाथ चटर्जी एंड सेठ गोविंद दास? ये क्या है? दे वर प्रोटेम स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ये सब के सब बाद में तो इन्होंने और भी डेजिग्नेशंस ले ली होंगी, लेकिन इनके अंदर सिमिलर कॉमन चीज ये है कि ये जो है ये सारे के सारे जो है प्रोटेम स्पीकर रहे हैं लोकसभा के। तो 68 का आंसर हो जाएगा डी सी। नेक्स्ट इज द पर्पज ऑफ अर्जनमेंट मोशन इन अवर पार्लियामेंट इज। हमारे पार्लियामेंट के अंदर जो अर्जनमेंट मोशन होती है उसका पर्पज क्या है? टू अलाउ ए डिस्कशन ऑन ए डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, टू लेट अपोजिशन मेंबर कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंसर्न मिनिस्टर्स, नहीं। टू अलाउ ए रिडक्शन ऑफ स्पेसिफिक अमाउंट इन डिमांड्स ऑफ ग्रांट, नहीं। टू पोस्टपोन द प्रोसीडिंग टू चेक the inappropriate or the violent behavior on the part of the some members, नहीं। अर्जनमेंट मोशन के अंदर क्या होता है कि जब हमारे अपोजिशन के मेंबर हैं या जो कोई भी मतलब कि नेशनल इमरजेंसी का, नेशनल इंपॉर्टेंस का जो मुद्दा आ जाता है कोई ऐसा, तो उसको पहले सारी जो नॉर्मल जो प्रोसीजर रहता है हमारे संसद का, उसको एक बार रोक कर और जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है उसको उसके ऊपर डिस्कशन किया जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि अपोजिशन को एक ये प्लस पॉइंट मिल जाता है कि वो उस मुद्दे पे उस टाइम पे बात कर सकती है। ठीक है, तो ये होती है हमारी अर्जनमेंट मोशन। और अर्जनमेंट मोशन के लिए स्पेसिफिक नंबर्स ऑफ पीपल चाहिए होते हैं उसको पास करवाने के लिए। ठीक है, तो 61 का आंसर हो जाएगा ए, टू अलाउ ए डिस्कशन ऑन ए डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज 62। Consider the following statement regarding limitations on the authority of the Indian Parliament. Limitations क्या हैं? Regarding limitation on the authority of the Indian Parliament, most of the important laws can be introduced in the Parliament with the prior consent of the President. ऐसा नहीं है, ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर मोस्ट ऑफ द लॉ प्रियर कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट से नहीं होते हैं। सिर्फ हमारा मनी बिल हो गए और कोई फाइनेंशियल बिल जो रहते हैं या फिर कोई स्टेट का मैटर है जो गवर्नर ने प्रेसिडेंट को पास कर रखा होता है, उन
चीजों को छोड़ के हमें प्रियर कंसेंट नहीं लेनी पड़ती प्रेसिडेंट की, तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। पार्लियामेंट हैज टू ऑपरेट विद इन द जुरिस्डिक्शन ईयरमार्क्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल पार्लियामेंट को जो है वो उसे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए रूल्स डिफाइन कर रखे हैं, उसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर ही काम करना पड़ता है। तो कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? सिर्फ एक सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, तो 62 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट इज आर्कियोलॉजिकल स्टडीज सजेस्ट द थ्योरी दैट, आर्कियोलॉजिकल स्टडीज क्या देते हैं कि ऑल द कंटिनेंट्स वर सेटल्ड विद ह्यूमन सोसाइटी एट अबाउट द सेम टाइम, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आर्कियोलॉजिकल स्टडी बताते हैं कि सबसे पहले अफ्रीका के अंदर जो है वो ह्यूमंस जो है वो सेटल हुए थे और उसके बाद फिर ये बाकी जगहों पे डिस्पर्स हुए, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। फार्मिंग सोसाइटी डेवलप्ड बिफोर हंटिंग एंड गैदरिंग, नहीं, हंटिंग एंड गैदरिंग पहले हुई थी, फार्मिंग तो बहुत बाद में शुरू हुई है, ठीक है, तो बी भी नहीं है। द अर्लीस्ट ह्यूमन इवॉल्व इन द रिफ्ट वैली इन ईस्ट अफ्रीका, बिल्कुल, ये यहाँ पे मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर बताया भी कि सबसे पहले जो ह्यूमंस जो हैं वो कहाँ पे इवॉल्व हुए थे? रिफ्ट वैली ईस्ट अफ्रीका के अंदर। द व्हील वाज इन यूज ऑल एंशिएंट सोसाइटी, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। इन मतलब कि कुछ सोसाइटीज के अंदर व्हील का यूज था लेकिन सारी सोसाइटीज के अंदर व्हील का यूज नहीं था। मेसोपोटामिया एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर तो व्हील का यूज मिलता है, लेकिन बाकी और जो रही हैं सिविलाइजेशंस उनके अंदर नहीं मिलता है, ठीक है, तो 63 का आंसर हो जाएगा सी, द अर्लीस्ट ह्यूमन इवॉल्व इन द रिफ्ट वैली इन ईस्ट अफ्रीका, ठीक है। तो नेक्स्ट इज which term is used to describe the spread of Buddhism from India through Southeast Asia? Social mobility, cultural diffusion, एथनोसेंट्रिज्म, इंटरडिपेंडेंस, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सोशल डिफ्यूजन जो है उससे, ठीक है, कल्चरल डिफ्यूजन जो है उससे क्या है कि बुद्धिज्म जो है वो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर फैला। सोशल मोबिलिटी क्या होती है कि आप एक सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, आप इस टाइम पे आपकी इतना रुपया आप कितना कमाते हो इस सोसाइटी मतलब कि यहाँ पे रहते हो, लेकिन मान लो कल को आप और ज्यादा अर्निंग करने लग जाते हैं तो आपके पास आप एक और अच्छी जगह पे जाके रहेंगे, ठीक है, और मान लो अगर आपकी जो अर्निंग्स है वो कम हो जाती है तो आपका लेवल थोड़ा सा नीचे भी आ सकता है। तो एक सोसाइटी के अंदर आप कहाँ रह रहे हैं, आप कितना अर्न कर रहे हैं, कैसे आप उठ बैठ रहे हैं, ये सब चीजें जो हैं वो आ जाती हैं, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, ये ऊपर नीचे होना इन चीजों का सोसाइटी के अंदर वो होती है सोशल मोबिलिटी। वो एक रीजन से बाहर नहीं जाते, हम एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कल्चरल डिफ्यूजन, वो तो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, सोशल मोबिलिटी के अंदर ऐसा नहीं होता। समझिए आप डिफरेंस सोशल मोबिलिटी का और कल्चरल डिफ्यूजन का। तो जो बुद्धिज्म है, अब मैं यहाँ से मेरा कल्चर है यहाँ पे, मैं बाहर जाऊंगी कहीं वहां पे उस चीज को फॉलो करूंगी, तो ये हो जाएगा हमारा कल्चरल डिफ्यूजन, ठीक है। तो बुद्धिज्म जो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर फैला है वो किस चीज से फैला है? वो कल्चरल डिफ्यूजन से फैला है, ठीक है। तो 64 का आंसर हो जाएगा बी, कल्चरल डिफ्यूजन। Next is 65. The main objective of Minimum Wages Act 1948 is to safeguard the interest of the worker engaged in unorganized sector के अंदर जो workers हैं उनको safeguard करना, ठीक है, तो 65 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 66. Which one of the following expresses the relation between normal price and market price? ठीक है, नॉर्मल प्राइस के लिए और मार्केट प्राइस के लिए कौन सा जो है वो रिलेशन एक्सप्रेस करता है? Market price is greater than normal price. Market price is equal to normal price. Market price tends to be equal to normal price. Market price is lesser than normal price. तो इसका आंसर हो जाएगा 66 का आंसर हो जाएगा सी, मार्केट प्राइस टेंड्स टू बी इक्वल टू नॉर्मल प्राइस। ओके, नॉर्मल प्राइस क्या होता है? नॉर्मल प्राइस वो होता है कि जब नॉर्मल मार्केट कंडीशंस होती है ना, तो उस टाइम पे किसी कमोडिटी का क्या प्राइस है, ठीक है, वो तो हो गया नॉर्मल प्राइस। और मार्केट प्राइस ये हो जाएगा कि उस हम मार्केट के अंदर उस कमोडिटी को एट प्रेजेंट कितने रुपए में बेच रहे हैं, वो हो जाएगा हमारा मार्केट प्राइस। अगर कोई चीजें क्या है सरप्लस हो जाएंगी
किसी भी अमाउंट चीज की अगर सरप्लस हो जाएंगी वो चीजें, तो जो उसका नॉर्मल प्राइस रहना चाहिए उससे उसका जो मार्केट प्राइस है वो नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एम्पल है, वो बहुत सारी क्वांटिटी के अंदर है। उससे क्या होगा कि उसका मार्केट प्राइस है वो डाउन हो जाएगा। और मान लो किसी चीज की कमी हो जाती है तो उसमें क्या होगा, उसमें उस कमोडिटी का जो प्राइस है मार्केट प्राइस, वो जो नॉर्मल प्राइस होना चाहिए उससे ऊपर हो जाएगा। समझे आप? तो ये होता है। तो मार्केट प्राइस जो है वो नॉर्मल प्राइस के इधर इर्द गिर्द ही रहता है, फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, समझ गए आप? तो इसलिए इसमें क्या रिलेशन रहेगा इनके बीच में, नॉर्मल प्राइस और मार्केट प्राइस के बीच में? मार्केट प्राइस टेंड्स टू बी इक्वल टू नॉर्मल प्राइस। आ गया समझ आपके? तो 66 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट इज 67। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हेरिटेज। हेरिटेज इज दैट विच हैज बीन और मे बी इनहेरिटेड, मतलब कि कोई चीज हमें पूर्वजों से मिली है, हमने विरासत में उसको इनहेरिट किया है। ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है। हेरिटेज इज एनीथिंग गिवन और रिसीव्ड टू बी ए प्रॉपर पोजेशन, बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट 67 के अंदर जो है हेरिटेज से रिलेटेड, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो बिल्कुल ठीक है, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 68 के अंदर कहता है कि बैंक एश्योरेंस इज एन इंश्योरेंस स्कीम टू इंश्योर बैंक डिपॉजिट, एन इंश्योरेंस scheme exclusively for bank employees and composite financial service offering both bank and insurance product, a bank deposit scheme exclusively for employees of insurance companies। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा इसका कि बैंक इंश्योरेंस क्या होगा कि इसके अंदर हमें बैंकिंग की फैसिलिटीज भी मिल रही हैं और इंश्योरेंस की भी फैसिलिटी साथ के साथ मिल रही हैं। तो एक कंपोजिट फाइनेंशियल सर्विस ऑफरिंग बोथ बैंक एंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो 68 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट इज inflation can be controlled by increase in wages, decrease in taxation, reduction in public expenditure, making the rupee dearer। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। जब हम देखो, अगर हम वेज इन्फ्लेशन क्या होता है कि चीजों के अंदर मतलब कि महंगी हो गई हैं चीजें, अगर हम इंक्रीज दी वेजेस, अगर हम लोगों की मतलब कि वेजेस अगर बढ़ा देंगे तो वो उनकी परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ जाएगी। उससे क्या होगा, उससे जो महंगी चीजें हैं वो और ज्यादा महंगी होंगी क्योंकि वो खरीदेंगे चीजों को। तो इससे इन्फ्लेशन खत्म नहीं होएगा, कंट्रोल नहीं होएगा। डिक्रीज इन टैक्सेशन, अगर हम टैक्स को डिक्रीज कर देते हैं उससे भी क्या होगा, लोगों के पास पैसा होएगा क्योंकि टैक्स जो है वो हमने कम कर दिया है। ठीक है, उससे भी इन्फ्लेशन घटने की, कंट्रोल होने की बजाय बढ़ेगा ही। रिड्यूसिंग इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, अगर हम पब्लिक एक्सपेंडिचर के अंदर, गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक एक्सपेंडिचर के अंदर जो है वो कम कर देगी, उनको देना कम कर देगी, तो उससे क्या होगा, लोगों के पास पैसा कम होएगा और उससे उनकी परचेजिंग पावर पैरिटी है वो कम होएगी। उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में आएगा। तो ये जो है ये बेसिक और जो है हमारा मेथड है। मेकिंग द रुपी डियरर, ये भी हो सकता है क्योंकि देखो जब हम रुपए को महंगा करेंगे, हमारे रुपए की वैल्यू, तो उससे क्या होगा, हमारा जो इंपोर्ट है उसमें हमें और जो है उसमें रुपया जो है वो कम खर्च होगा, जिससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन जो है वो कम आएगा। लेकिन ये बाद की बात है, जो बेसिक बात ये नियरर ये भी हो सकता है। पर अगर यहाँ पे ये दे रखा है कि रिडक्शन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो ये हमारा प्राइमरी एंड बेसिक जो है वो मेथड है, तो हम यहाँ पे सी को चूज करेंगे। तो 69 का आंसर हो जाएगा सी। इन्फ्लेशन हम कैसे कंट्रोल करेंगे, रिडक्शन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। ओके, क्वेश्चन नंबर 70। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बाय द अर्ली 19th century ब्रिटिश कैरिड आउट डिटेल्ड सर्वेस, बिल्कुल ब्रिटिश ने जो है वो डिटेल सर्वेस किए थे, किसके लिए? द एफर्ट वाज टू नो द टोपोग्राफी, द सॉइल क्वालिटी, द फ्लोरा एंड फना, द लॉजिकल हिस्ट्रीज एंड द क्रॉपिंग पैटर्न। बिल्कुल ठीक है, ये सब किया था उन्होंने ताकि उस हिसाब से वो वहां पे कौन सी इंडस्ट्रीज लगानी है, क्या कुछ करना है, वो करवा सके, कर सके इंडिया के अंदर। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो बिल्कुल ठीक है, तो 70th का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 71। Which of the following is the correct statement about both the Mughal and Ottoman Empire in the 16th century? मुगल एंड Ottoman Empire के अंदर 16th century के अंदर कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है? Both of these empire had powerful navies that engaged European navies. Both of these empire expanded through the use of gunpowder weapons and extensive bureaucracies. Both of these empire gave little monetary support to artistic and cultural endeavors.
बोथ ऑफ दीज एम्पायर द मेजोरिटी ऑफ द पीपल वर मुस्लिम, इसका आंसर हो जाएगा बी। इन दोनों ने तो क्या किया था, गन पाउडर का यूज किया था, एक्सटेंसिव और ब्यूरोक्रेसी का यूज किया था। ऐसा नहीं था, मुस्लिम्स नहीं थे। मुगल्स के अंदर जो उनके मनसबदार थे उनके ऊपर राजपूत भी बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, तो ऐसा नहीं था। बोथ ऑफ द एम्पायर गेव द मॉनेटरी सपोर्ट लिटिल, नहीं ऐसा नहीं है, उन्होंने आर्टिस्टिक और कल्चरल को प्रमोट किया था। अकबर के टाइम पे तो बहुत ज्यादा प्रमोट हुआ था, ठीक है। बोथ ऑफ दिस एम्पायर हैड पावरफुल नेवीज, नहीं, नेवीज की इतना नेवी का सिस्टम ही नहीं था। मुगल एम्पायर जो थी वो मोस्टली नॉर्थ की साइड में थी, तो वहां नेवीज का कोई सीन नहीं थी, तो 71 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 72, विच इज द करेक्ट मीनिंग, विच इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द टर्म रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर, प्राइमोजेनिचर इसका मतलब क्या हो जाएगा, मीनिंग क्या हो जाएगा, फेवरेट सन इनहेरिटिंग द हिज फादर स्टेट, नहीं, एल्डेस्ट सन इनहेरिटिंग हिज फादर स्टेट, बिल्कुल जो सबसे बड़ा बेटा होगा वो ही फिर आगे का राजा बनेगा, ठीक है। तो ये होता है प्राइमोजेनिचर, तो 72 का आंसर हो जाएगा बी। Next is question number 73. Which of the following would be the most useful source of evidence for research about the agrarian history of the 16th and early 17th century? 16th और अर्ली 17th सेंचुरी के कौन से जो सोर्सेज है वो सबसे यूजफुल हैं? अकाउंट्स ऑफ कंटेम्प्रेरी ट्रेवल्स, इंडिविजुअल रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, क्रॉनिकल्स एंड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द मुगल कोर्ट। मुगल कोर्ट के अंदर से जो क्रॉनिकल्स और डॉक्यूमेंट्स मिले हैं वो सबसे ज्यादा रिलायबल सोर्स हैं 16th और 17th सेंचुरी के, ठीक है। 73 का आंसर हो जाएगा सी। 74, कंसिडर द फॉलोइंग, रॉलेट एक्ट मूवमेंट, खेड़ा मूवमेंट, चंपारण, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ओके, इनको हम एक्ट जो था वो 1990 के अंदर हुआ था। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो थी वो फैब 1918 से, चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 के अंदर, ठीक है। अब देखिए, चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, तो सबसे पहले हो जाएगा सी। उसके बाद बारी आती है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की, तो 4। उसके बाद फिर आ जाएगा हमारा खेड़ा सत्याग्रह और फिर रॉलेट एक्ट, तो 74 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टर्म्ड एन इंफ्रास्ट्रक्चरल बोटलनेक इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टर्म्ड एज द बोटलनेक, इंफ्रास्ट्रक्चरल बोटलनेक किसके डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी के अंदर? द फेडरल नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिले इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस रिलेटिंग टू द लैंड एक्विजिशन एंड डिस्प्लेसमेंट, द वोलेटिलिटी ऑफ इंडियन रूपी। मतलब कि इसका एक्विजिशन करना था उसके अंदर और उसकी डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन भी बीच में आ जाता था, तो उन सब की वजह से जो हमें लैंड एक्वायर करने में जो है वो डिले हुआ था, इस वजह से जो है इंडियन इकोनॉमी की डेवलपमेंट के अंदर ये जो चीज थी वो जो थी बाधा थी, तो 75 का आंसर हो जाएगा सी।